और चिंतन भी विकसित किया है, इन सबको जोड़ सकते हैं हम। इतने विविध आयामों में हम सबने बात की है। अब इसी को हम जरा अधिक विस्तार से, मैंने कैसा है, एक आयाम है विस्तार का, दूसरा आयाम है गहराई का, तीसरा आयाम है मूल से विकसित होने का, चौथा आयाम है समय के इसमें दीर्घकाल में सोचने का, पांचवा आयाम है व्यापक संदर्भों का, यानी स्थानिक संदर्भ भी हैं और वैश्विक संदर्भ भी हैं। ऐसे विभिन्न आयामों में हमारे विचारों को हमने निरूपित भी करना चाहिए, और सभी अलग अलग पद्धति से करने के बाद सबको एक साथ रखना, ऐसा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले मनु जी ने बात की संख्या की, तो आप सोचो क्या हमारा 150 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, क्योंकि हम चिंतन विकसित करते करते और अगले चुनाव तक 150 करोड़ हो जाने वाला है। तो 150 कोटि जनसंख्या में शिक्षा की व्यवस्था कितने लोगों के लिए करनी चाहिए? इतने लोगों की व्यवस्था करने के लिए माने छात्र संख्या कितनी होगी, शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, विद्यालयों की संख्या कितनी होगी, ऐसा संख्यात्मक विचार केवल करना। दूसरा, जैसे विश्वक्सेन जी ने बताया कि अन्य विद्यालयों में पढ़कर आएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़कर आएंगे, गुरुकुलों में पढ़कर आएंगे, उन सब का समायोजन, तो ये उच्च शिक्षा का ही केंद्र होगा। तो ये बाहर का और हमारे नीचे का और हायर एजुकेशन का मेल कैसे बिठाएंगे, इस विचार पर आगे बढ़ना। इसी प्रकार से मधुसूदन जी ने कहा और लोगों ने भी कहा कि पूरा शून्य से वृद्धावस्था तक माने आजीवन शिक्षा का विचार करने वाला होगा, तो कैसे होगा, इसको जरा अधिक विस्तार से करना। हम वृद्धावस्था को कहते तो है, लेकिन वृद्धावस्था की शिक्षा होगी कैसे? युवा गृहस्थाश्रमी, उसकी शिक्षा होगी कैसे, क्या व्यवस्था होगी? अब पितामही विद्यापीठ का रचना का मॉडल हमें दिखाई देता है, उसी का विस्तार कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि भारतीय जीवन व्यवस्था और समाज व्यवस्था के कुछ मुख्य बिंदु जो हैं, मुख्य आधार हैं, उनको संदर्भ बनाकर हम विचार कर सकते हैं क्या? उदाहरण के लिए भारतीय समाज व्यवस्था का के जो मूल स्तंभ है, उसमें एक है वर्णाश्रम व्यवस्था। तो जब आजीवन शिक्षा की बात करेंगे तो 4 आश्रमों की शिक्षा, यही तो हो गया आजीवन शिक्षा। तो फिर आश्रम को डिफाइन करना, आश्रम के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, ये सब विचार करना। उसी प्रकार से 4 वर्णों की शिक्षा, तो फिर वर्ण को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्णों की क्या आवश्यकता होती है, उसकी शिक्षा का प्रबंध कैसे होता है। उसी प्रकार से 4 पुरुषार्थों की शिक्षा, ये क्या होता है, ऐसी कल्पना करना। उसी प्रकार से हमारा एकात्म मानव दर्शन है, तो व्यष्टि के विकास की बात करेंगे तो पंचात्मा विकास, ये क्या होगा? अन्नमय आत्मा का विकास करने के लिए क्या क्या होता है? विषय होते हैं, व्यवस्था होती है, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। मनोमय को आत्मा के विकास के लिए क्या क्या होता है, ये तो एक हुआ। दूसरा है समष्टि, व्यष्टि और समष्टि का समायोजन, तो विषय कौन से होंगे, उसके विषय का दायरा क्या होगा, उसकी सामग्री क्या होगी। और फिर सृष्टि है, तो सृष्टि का क्या होगा? समष्टि में हम कुटुंब कहते हैं, समुदाय कहते हैं, और विश्व कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। इसके लिए शिक्षा की क्या क्या प्रबंध होगा?
जिसको परमेष्टि कहते हैं उसका क्या होगा, तो फिर अध्यात्म का स्थान कहाँ होगा, भौतिकता का स्थान क्या होगा, कहाँ होगा। तो 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण, 4 आश्रम, ये बात तो हो गई। पंचकोश और व्यष्टि से परमेष्टि, ये बात भी हो गई। ऐसे विभिन्न प्रकार से हम अपने चिंतन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे तो सभी का फिर वेब, जिसको कहते हैं सारा एक अंतर्जाल बनकर वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, सिंपल भी होगा, इंटर रिलेटेड भी होगा, अंगांगी संबंध भी होगा, और एक ही पोषण, एक ही जीवन रस कहाँ से मिलेगा, वो कौन से तत्व हैं, इसका विचार भी होगा। तो इस प्रकार से यदि हम अपने चिंतन को व्यवस्थित करेंगे तो हो सकता है कि एक पूरा ग्रंथ है, उसके हम हमारे ही ग्रंथ की बात करो ना, तो पूरे 5 ग्रंथों का मिलकर हम कहते हैं कि एक विषय होता है। तो 5 ग्रंथ, ये पहला वर्गीकरण हुआ। फिर उसमें एक एक ग्रंथ में पर्व है, वो एक दूसरी उपशाखा हुई। फिर एक एक पर्व में विभिन्न अध्याय हैं और ये उपशाखाएं हुई। लेकिन एक अध्याय हो या 5 ग्रंथों का समुच्चय हो, विचार एक ही है, उसका मूल जीवन रस एक ही है। तो फिर कैसे होगा। तो फिर हम जब व्यष्टि से परमेष्टि की बात करते तो राष्ट्र आ ही जाता है। राष्ट्र है तो देश है, देश है तो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है तो सरकार है, उद्योग उद्योग है तो अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 वर्ण, पंचकोश, व्यष्टि से परमेष्टि, इस प्रकार से हम विचार करेंगे तो धीरे धीरे करके। और आज का संदर्भ शाश्वत सिद्धांत, प्राचीन काल से लेकर आज तक पहुंचने वाली परंपरा, उस पर दीर्घ परंपरा में एक ही शाश्वत सिद्धांत भारतीयता का, और फिर युगानुकूलता। मैंने परंपरा का एक छोर होता है प्राचीन, दूसरा छोर होता है अर्वाचीन, मॉडर्न, आज का। और उस परंपरा की दीर्घ परंपरा में तत्व एक ही रहता है, व्यवहार हर समय में बदलता जाता है। इसको कहते हैं इतिहास। तो इतिहास, ये सांस्कृतिक इतिहास कैसा रहा, इस प्रकार से यदि हम अपने चिंतन को व्यवस्थित करते जाएंगे तो ये विषय हमारे आकलन में आ जाएगा। उसी प्रकार से जो संदीप जी ने बात कही कि केंद्र तो एक है, परंतु उपशाखा, छोटी से छोटी शाखा उसी पद्धति से चलती हैं, उसी जीवन रस से पोषित होती हैं। ऐसा यदि हम करते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा चिंतन स्पष्ट होता जाएगा। उदाहरण के लिए मैं कुछ विचारों पर हम ड्वेल कर सकते हैं। क्या कल्पना, एक एक अभ्यास के लिए, अध्ययन के लिए हमें एक पूरे देश के लिए एक सेंट्रल लाइब्रेरी बनाना है, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ हिंदुत्व अथवा सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ हिंदू राष्ट्र, ऐसा बनाना है। तो उसमें क्या क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। मैंने तो इसी प्रकार से बहुत सारी अर्थकरी शिक्षा, देश में कहीं पर भी समृद्धि का अभाव न रहे, किसी को किसी बात का अभाव न रहे, इसलिए क्या करना, कैसे करना। तो फिर अर्थार्जन के योगक्षेम चलता कैसे है, कोई भी अज्ञानी न रहे, अनाड़ी न रहे, अधार्मिक न रहे, इसके लिए क्या करना। ये 4 पुरुषार्थों का ही दूसरे शब्दों में ये प्रतिपादन है। तो हम अपने संदर्भों में, भारतीय विचार के संदर्भों में विचार करते जाएंगे तो ये राम विद्यापीठ की संकल्पना हमारे सामने स्पष्ट होती जाएगी। आज हमने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने विचार को और पुष्ट करने का और विस्तार से रखने का प्रयास करें, अपने ही संदर्भ छोटे से व्यापक बनाते जाए।
मैक्रो लेवल पर देखना सोचना क्या होता है, और माइक्रो लेवल पर सोचना क्या होता है, और माइक्रो से मैक्रो और मैक्रो से माइक्रो तक की यात्रा कैसे होती है, पड़ाव कैसे होते हैं, ऐसा विचार हमको करना चाहिए। मैंने हमें एक शब्द में कहे तो बड़ा सोचने की ही आवश्यकता है। आज जो है बड़ा सोचो, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। जब क्रियान्वयन की बात आती है तो माइक्रो, और जब संदर्भों की बात आती है तो मैक्रो। इस प्रकार से समायोजन करेंगे तो ये राम विद्यापीठ का जो डॉक्यूमेंट है, हमको अंततोगत्वा डॉक्यूमेंट तैयार करना है और देश भर के लोगों के सामने रखना है, और उस कल्पना के अनुसार जिसको जो भी करना है वो करे, और फिर उसको समायोजित करना है। ऐसा सारा काम आने वाले 40 वर्षों में विद्यापीठ का हो सकता है, और वही उसी का कल्मिनेशन राम विद्यापीठ में हो सकता है। ऐसा हम आगे सोचते जाएंगे। तो आज का हमारा जो चिंतन है उसको ऐसा ठोस स्वरूप आना शुरू होगा। तो आज हम कहेंगे कि स्ट्रे थॉट्स हैं, ये स्ट्रे थॉट्स है ना, वो लिखते जाना चाहिए, वो सामने रखते जाना चाहिए, और फिर उनको अधिक 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 परिष्कृत करते जाना चाहिए। तो यही रुकेंगे, समय कदाचित थोड़ा ज्यादा ही हो गया होगा, परंतु ठीक है। समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको नमस्कार। नमस्कार ताई जी, नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम ताई, नमस्कार। सबको नमस्ते।